नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक शिकारी की, और उस शिकारी का खुद शिकार हो गया और उसका जो सहयोगी था अब वो राजनीति से फरार होने के संकेत दे रहा है, या हम कहें कि दे चुका है। और यह शिकारी है महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य बनने वाला। वैसे अगर आपको पता होगा तो स्टोरी बनती है अमित शाह से पंगा लेने की, क्योंकि इस देश की राजनीति में एक ही चाणक्य हो सकता है और वो है अमित शाह। सोच ले कि किसी राज्य में सरकार बनानी है तो अमित शाह वहां पर अंगद की तरह पांव जमा देते हैं और फिर वो काम इतना आसान लगता है चुनावों के परिणाम के बाद में, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही उस राज्य में मजबूत हो। तो महाराष्ट्र की राजनीति का 2019 का जो जनादेश था वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन को मिला था। लेकिन अपने आप को सौदागर समझने वाले, या हम कहें कि अपने फायदे के लिए कहीं भी जा सकते हैं, उस व्यक्ति का नाम है शरद पवार। तो शरद पवार ने अमित शाह को चकमा देने के लिए इस गठबंधन की कमजोर कड़ी उद्धव ठाकरे को, क्योंकि उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा को वो भांप चुके थे, और उनको हाथ लगा एक तबाकी। तबाकी का मतलब आप समझते होंगे, मोगली जो अगर आपने देखा होगा एक कार्टून, तो उसमें शेर खान का जो सहायक होता है तबाकी, तो संजय राउत उस भूमिका में शरद पवार को मिल गए। तो उद्धव ठाकरे की जो नस थी वो पकड़ में आ गई, सपने दिखाए। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी ऐसा हस्ती कि शिवसेना के साथ गठबंधन होगा तो फिर वीर सावरकर और हिंदुत्व, राम मंदिर, आप कह सकते हो बाबरी विध्वंस, तो तमाम तरीके के जो है वो मुद्दे सामने आएंगे। लेकिन चाणक्य बनने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी को इसके फायदे गिनाए और एक नया गठबंधन बना महाविकास आघाड़ी। लेकिन 2.5 साल में चले थे चाणक्य बनने और बन गए धृतराष्ट्र। उनके नाक के नीचे से उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो टूटी ही, शरद पवार की खुद की पार्टी टूट गई और उनके भतीजे ने नई पार्टी, आप कह सकते हो, या एनसीपी के ऊपर कब्जा कर लिया। अब उसके बाद क्या हासिल हुआ, आज स्थिति देखिए। तो आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है, जब हम यह कहते हैं कि शिकारी का खुद शिकार हो गया, तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद क्या बदला? क्योंकि 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें थी, तो जो लिबरल मीडिया वाले थे, लेफ्टिस्ट जो मीडिया वाले थे, वो लगातार जो है वो शोर मचा रहे थे कि अब ये सरकार ज्यादा नहीं चलेगी। और राजनेताओं के भी कुछ इसी तरीके के स्टेटमेंट थे जो विपक्ष की राजनीति कर रहे थे। लेकिन आप देखिए, 4-5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी उस झटके के बाद संभल गई और ज्यादा मजबूत हो गई। ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। आप सीटों की संख्या देखिए। और अब ऐसी स्थिति में कुछ ही दिनों पहले शीतकालीन सत्र में और उसके बाद जो विशेष सत्र बुलाया गया संविधान के संशोधन के लिए और साथ में महिला आरक्षण बिल के लिए, आप देखिए उस वक्त विपक्ष की जो पार्टियां शोर मचा रही थी, विरोध कर रही थी, एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के सामने समर्पण करती हुई दिखाई दे रही है। तो आप सोचोगे कि अब शिकारी का शिकार कैसे हो गया? तो शिकारी का शिकार इसलिए हो गया कि अब इन पार्टियों को समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी यहीं रुकने वाली नहीं है। वो थका थका कर शिकार कर रही है, और थका थका कर कैसे कर रही है उसका आप अंदाजा लगाइए कि महाराष्ट्र की राजनीति के यही चाणक्य, मैं चाणक्य नहीं कहता, मैं धृतराष्ट्र, एक तरीके से घुटने टेकती है। सुप्रिया सुले का आज का स्टेटमेंट कि अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए अगर 50% वाले उस फॉर्मूले पर डिलिमिटेशन बिल लेकर आती है तो उनको उससे कोई आपत्ति नहीं है, मतलब सीधे तौर पर कोई इनकार नहीं किया। तो स्थिति क्या बदली? टीएमसी और टीएमसी के सांसद, तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन 360 के उस जादुई आंकड़े से कुछ ही कदम दूर है, लगभग 5-6 सीटों का। उस तक जो है वो ज्यादातर
बंदोबस्त भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। अब किसी ने सोचा था कि डीएमके एनडीए का समर्थन कर सकती है तमिलनाडु के चुनावों तक, और आप सोचिए कि अगर डीएमके ने समर्थन कर दिया एनडीए का, तो फिर इस देश में कौन सी पार्टी बची जो एनडीए का समर्थन नहीं कर सकती? क्योंकि ज्यादा जो जनसंख्या को जो कंट्रोल करने का काम किया वो साउथ वाले राज्यों ने किया। इस बिल से साउथ वाले राज्य, जो डिलिमिटेशन बिल था परिसीमन वाला, उससे सबसे ज्यादा तकलीफ जो है वो साउथ वाले राज्यों से, और अब वही साउथ वाले राज्य ये कहें कि हम जो है वो एनडीए के साथ हैं, तो आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक दशा और दिशा किस करवट बैठ रही है। तो डीएमके, उनको कोई आपत्ति नहीं है अगर 50% का फॉर्मूला आता है, तो डीएमके, इसके बाद टीएमसी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से पंगा ले रही थी। आज टीएमसी की हालत देखिए, उसके चुने हुए, उसके जीते हुए सांसद जो है वो एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, और ममता बनर्जी अकेले खड़े दिखाई देख रही है, तमाशा देख रही है, उनके साथ क्या तमाशा हो रहा है। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे 6 सांसद एकनाथ शिंदे लेकर जो है वो कल ही मुलाकात हुई है दिल्ली के अंदर। अब आप सोचकर देखिए कि उद्धव ठाकरे के पास बचे कितने, 3 सांसद। और संजय राउत जब ये कहें, जिसको हम तबाही कह सकते हैं, कि वो अगर कुछ बदलाव के साथ अगर वो बिल आता है, अगर सहज स्थिति बनती है, तो उद्धव ठाकरे उसका समर्थन करने को तैयार है। अरे उद्धव ठाकरे के समर्थन की जरूरत किसको है? आपके पास 3 सांसद है, और वो तीनों सांसद एनडीए में एकनाथ शिंदे के साथ जाने को तैयार है। क्यों जाने को तैयार है? क्योंकि उनको पता है कि अब उद्धव ठाकरे का राजनीतिक भविष्य हमेशा हमेशा के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में मातोश्री के दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत दोनों के विरोध करने से क्या फर्क पड़ने वाला है? इसलिए वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो समर्थन कर सकते हैं। अब हम आते हैं शरद पवार। तो शरद पवार की जो पार्टी है उसकी भी ये स्थिति है, और खबर यह है कि जयंत पाटिल की मुलाकात 3 जुलाई को इससे पहले ही विनोद तावड़े से हो चुकी थी। तो महाराष्ट्र की राजनीति में विनोद तावड़े बड़ा नाम, हालांकि अब जो है वो केंद्र में आ गए हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम हुआ करते थे। और उस मुलाकात के बाद जो बदला, तो जयंत पाटिल की मुलाकात हुई देवेंद्र फडणवीस से, और देवेंद्र फडणवीस को इससे पहले ये स्टेटमेंट भी देना पड़ा कि अब वो महायुति में किसी नए गठबंधन, नए जो पार्टी है, नए सहयोगियों को लेने इसमें कोई किसी भी तरीके का जो है वो विश्वास नहीं करती है, मतलब वो नहीं लेती। क्यों नहीं लेगी? क्योंकि वो दूसरी जो पार्टियां उसके समर्थन में हैं, चाहे वो अजीत पवार की, या हम कहें कि सुनेत्रा पवार की जो है वो एनसीपी हो, या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, वो उनको असहज स्थिति में नहीं लाना चाहते। तो आप देखिए, अजीत शरद पवार की जो पार्टी है वो टूटने के कगार पे खड़ी है। अब उससे अगर बचाना है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का समर्थन करना ही पड़ेगा, और शरद पवार ठहरे सौदागर। अगर किसी सौदे में उनका फायदा है तो वो किसी का हाथ छोड़कर किसी भी तरफ जा सकते हैं, और ये उनके राजनीति का चाल चलन शुरू से रहा है। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया, बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी को तोड़ दिया। और फिर 4 से 5 साल भी नहीं गुजरे कि यूपीए 1 की जो सरकार थी उसमें शरद पवार वापस शामिल हो गए। 2014 में जग जाहिर है कि बैक डोर से, दरवाजे के पीछे से वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन के साथ खड़े थे, उसका समर्थन कर रहे थे, क्योंकि उनको सत्ता के साथ, उद्योगपतियों के साथ सांठगांठ करके मलाई खाने का जो स्वाद लगा हुआ है वो बहुत पहले से लगा हुआ है। तो जिस व्यक्ति का कोई ठिकाना ना हो, कोई मजबूती नहीं हो, वो टिकाऊ नहीं हो, तो आप समझ सकते हैं उसके साथ जो लगते हैं उनकी क्या असर होने वाला है। तो पूरी पटकथा इस तरीके से लिखी गई है कि एनडीए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले, कि किसी भी तरीके से विपक्ष को कोई मौका दिया जाए। और उसके चलते आप ये कह सकते हो, क्योंकि अब 2024 के बाद आज 240 सीटें होने पर भी भारतीय जनता पार्टी के और जनता का जो कॉन्फिडेंस है, कोई भी ये कह देगा कि 2029 का लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा, तो 2029 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।
इसमें कोई शक जो है वो कोई गुंजाइश नहीं है। तो राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं, एक के बाद एक पार्टियां एनडीए के समर्थन में खड़ी है, और हो सकता है जिसकी पूरी संभावना हो, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की बयानबाजी समाजवादी पार्टी के साथ चल रही है, तो हो सकता है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में 50% सीटें 120 सीटें होती है तो इससे समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। समाजवादी पार्टी दूसरे राज्यों में है नहीं, तो समाजवादी पार्टी का नुकसान कहां है? तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी भी इसका समर्थन कर दे। तो अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस का क्या होगा? तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी के भी कुछ सांसद इस बिल के जो है वो समर्थन में आ जाए, जिसको लेकर चर्चाएं हैं कि मानसून सत्र में एनडीए जो है वो बड़ा, या हम कहें कि महत्वपूर्ण बिल लाने वाली है, और पूरा प्रयास रहेगा कि इनको इसी सत्र में निपटा दिया जाए। और खबर तो यह भी है कि हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन, अगर भारतीय जनता पार्टी को लगे कि उनका 360 का आंकड़ा जो है वो पूरा है, तो शायद इसी सत्र के खत्म होते होते वो आंकड़ा भी लेकर आ जाए, वो बिल भी लेकर आ जाए, या उसके ऊपर कुछ जो है वो किसी भी तरीके का कोई सुझाव या किसी भी तरीके की कोई चर्चा जो है वो लेकर आ जाए, जिसकी पूरी संभावना ही लग रही है। तो आप सोचकर देखिए कि इस देश की राजनीति का एक शिकारी जो अपने आप को चाणक्य समझता था, वो धृतराष्ट्र बनके उसका शिकार हो गया। और चाणक्य अमित शाह की जो राजनीति है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो व्यक्ति ये कहे कि अब वो 15 दिन यहीं रुकने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो कुछ भी करने के लिए या कुछ भी बदलने के लिए तैयार बैठा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।